रांची के निकट पहुंचकर ट्रेन की गति धीमी हो गई थी। रेल पटरी की मरम्मत हो रही थी। पहले दर्जे के कंपार्टमेंट में 26 वर्ष का एक नवयुवक बाईं सीट पर बैठा हुआ था। एक पुस्तक उसके घुटनों पर रखी हुई थी। वो पढ़ते पढ़ते उकता गया था। अब वो सामने की सीट पर बैठे अधेड़ आयु के युगल को देख रहा था। वे सेब काट कर खा रहे थे। नवयुवक के टिफिन बॉक्स में खाने को तो बहुत कुछ था, लेकिन उसके मनोमस्तिष्क में कुछ ऐसी खलबली मची हुई थी कि भूखा होने के बावजूद कुछ खाने को उसका जी नहीं मान रहा था। वो दीर्घकाय था, स्वस्थ सुंदर था, मगर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गोरे रंग पर पीलापन कुछ और अधिक खिल रहा था। उसने घुटनों पर से पुस्तक उठा ली। वो उसका पहला पृष्ठ देखकर मुस्कुरा उठा। ये मुस्कान बहुत फीकी थी। उस पृष्ठ पर उसने अपने हाथों से कुछ आंकड़े और कुछ वाक्य लिखे थे, जिन्हें वो पढ़ने लगा। अभी आधा घंटा पहले उसने पेंसिल से उस पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखा था, 4 लाख रुपए एक बड़ी धनराशि है। किसी के वास्ते ये धनराशि चवन्नी के बराबर है और किसी के वास्ते 4 अरब। इच्छा, आवश्यकता और अभिलाषा, ये तीनों रुपए का मूल्यांकन करती हैं। इन तीनों के अनुसार रुपए का मूल्य कम भी रह जाता है और बढ़ भी जाता है। कोई कोई धनराशि ऐसी भी होती है, जिसके पास होती है उसके जी का जंजाल बन जाती है। दौलत राम। अपने हाथ से लिखे इन वाक्यों को पढ़कर वो और भी उदास हो गया। होंठों ही होंठों में वो अपना नाम बड़बड़ाया, दौलत राम। उसकी आकृति से ही पता चल रहा था कि उसे अपने नाम से घृणा है। 5 महीने पहले उसके पास 4 लाख रुपए थे। इन 5 महीनों में घटते घटते कुल 3 लाख रुपए रह गए। पूरे 1 लाख रुपए उड़ गए थे। फिजूल खर्ची का उसे कोई रोग नहीं था। उसे कोई व्यसन भी नहीं था। वह शांत स्वभाव का नवयुवक था। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी आ बनी थी कि रुपया पानी की तरह बहता चला गया था। उन परिस्थितियों ने दौलत राम को बौखला दिया था। ऐसे हालात दोबारा भी बन सकते थे। उनसे बचने के उद्देश्य से ही वो कटक से रांची जा रहा था। वहां उसका मित्र केशव चंद रहता था, जो रेलवे विभाग में इंजीनियर था। वो 3 सप्ताह बाद पेरिस जाने को था। दौलत राम भी उसके साथ पेरिस जाना चाहता था। वो अपने देश से भाग निकलना चाहता था ताकि अप्रत्याशित घटनाओं को स्वयं से ताकि अप्रत्याशित घटनाओं से स्वयं को बचा सके। रेलगाड़ी की गति एक झटके के साथ तेज हो गई। मरम्मत वाली रेल पटरी से गाड़ी आगे निकल आई थी। दौलत राम की विचार श्रृंखला टूट गई। वो अपने मित्र केशव चंद्र के बारे में सोचने लगा। केशव बड़ा बुद्धिमान और योग्य निकला था। अमीर माता पिता की संतान था, इस कारण रेलवे क्वार्टर में नहीं रहता था। उसने रांची में चर्च रोड पर एक छोटी सी कॉटेज किराए पर ले रखी थी और उसे सुरुचिपूर्वक सजा रखा था। उसने तो सीढ़ियों पर भी गलीचा बिछा रखा था। वो भी अपने मित्र की तरह ही अविवाहित था। दौलत राम ने खिड़की से बाहर झांका। रात अंधेरी थी, लेकिन रांची शहर की जगमग से बड़ा मनमोहक दृश्य बन गया था। 5 मिनट बाद रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन में प्रविष्ट होने को थी। शहर की आबादी का सोता जागता वातावरण झलकाती हुई ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दौलत राम अपना सूटकेस और टिफिन बॉक्स उठाकर कंपार्टमेंट से बाहर निकल आया। अपना संक्षिप्त सा सामान कुली से उठवाकर वो गेट से बाहर पहुंचा। सरकार, कुली बोला, आज तो साइकिल रिक्शा में ही जाना पड़ेगा। टैक्सी या स्कूटर मिलना मुश्किल है। कोई बात नहीं, साइकिल रिक्शा में ही सामान रख दो। कुली ने सामान एक साइकिल रिक्शा में टिका दिया। दौलत राम ने उसे 2 रुपए दे दिए। फिर रिक्शा वाले से बोला, चर्च रोड चलना है। थोड़ी देर बाद चर्च रोड पर साइकिल रिक्शा एक शानदार कॉटेज के सामने रुकवा दी गई। रिक्शा वाले को 5 रुपए का नोट देते हुए दौलत राम ने कहा, ये नोट पूरा तुम्हारा है, और अपना सूटकेस उठाने को हाथ बढ़ाया।
रिक्शा वाला खुशी से फूला न समाया। वो बोला, लाइए साहब, मैं आपका सामान बंगले में पहुंचा दूं। नहीं, मैं स्वयं उठा लूंगा, कहकर उसने सूटकेस और टिफिन बॉक्स उठा लिया। उसने देखा कि केशव चंद की कॉटेज के सामने का दरवाजा खुला था। कॉटेज के निचले हिस्से में अंधेरा था और ऊपर के दो कमरों में तेज रोशनी थी। अपने आने की दौलत राम ने पूर्व सूचना दे दी थी। कॉटेज के ऊपर वाले हिस्से में रोशनी देखकर उसे खुशी हुई कि केशव चंद्र घर में ही था। उसने सामान नीचे रखकर कॉटेज का गेट खोला, फिर सामान उठाकर अंदर फर्श पर रखा, गेट बंद किया। तभी उसकी नजर कॉटेज से कुछ हटकर बिजली के खंभे के नीचे खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। उसे देखकर दौलत राम को ऐसा आभास हुआ जैसे वह कोई मानसिक आघात सह चुका था और अब संभलने का प्रयास कर रहा था। उस व्यक्ति ने एक कदम उठाया था मगर लड़खड़ाता रहा था। बिजली के खंभे का सहारा लेकर वो गिरते गिरते बचा था। जेब से रुमाल निकालकर अब वो पसीना पोंछ रहा था। दौलतराम गेट में ही खड़ा था। वो उस व्यक्ति की मदद करना चाहता था। कौन जाने, राह चलते उसे कोई दौरा पड़ गया हो। क्या पता कि उसने अधिक पी रखी हो। उस व्यक्ति को अपना पसीना पोंछते देखकर दौलतराम आंखें झपकाने लगा। उसे लगा कि अजीब अजनबी आदमी ने रुमाल निश्चित रूप से उसे लगा कि अजनबी आदमी का रुमाल निश्चित रूप से रक्त रंजित था। दौलतराम ने पल भर सोचने के बाद यह फैसला किया कि पहले वो अपने मित्र से मिल ले, सूटकेस और टिफिन बॉक्स अंदर रख ले, उसके बाद आकर अजनबी की सहायता करेगा जो शायद घायल था। दौलतराम तेजी से कॉटेज में घुसा। उसे कुछ हैरानी भी हुई कि कॉटेज के निचले हिस्से में अंधेरा क्यों था। आगे बढ़कर उसने निचले हिस्से के पहले कमरे में सामान रख दिया। स्विच ढूंढकर उसने बत्ती जला दी और आवाज लगाई, केशव। किसी ने जवाब न दिया। दौलतराम सीढ़ी की ओर बढ़ा, जिसके ऊपर गलीचा बिछा था। सीढ़ी चढ़ते हुए वो सोचने लगा, केशव सुख सुविधा का जीवन बिता रहा है। ऐसा जीवन हर किसी को कहाँ मिलता है। ऊपर दो कमरे थे। बायां कमरा बंद था, दायां कमरा खुला था। दौलतराम जानता था कि दोनों कमरे परस्पर जुड़े हुए थे। इसी कारण दोनों में रोशनी हो रही थी। दौलतराम दाएं कमरे के खुले दरवाजे के आगे पहुंचा। उसने फिर पुकारा, केशव। अब भी कोई उत्तर न आया। दौलतराम क्षण भर के लिए हिचका। फिर उसने कमरे में कदम रखा। दूसरा कदम न उठा सका। उसका दोस्त फर्श पर पड़ा था। एक चाकू उसके दोनों कंधों के बीचों बीच धंसा हुआ था। केशव ने जो नाइट गाउन पहन रखा था रक्त रंजित था और रक्त सूख चुका था। उसकी आंखें शीशे की तरह चमक रही थी। कटी छटी काली मूछों ने उसके पतले होंठों पर छाया कर रखी थी। नासिका मोम से बनी हुई जान पड़ती थी। दाएं नथने पर बहुत ही छोटा सा तिल था जो अब भौंडा मालूम हो रहा था। ओ मेरे ईश्वर, ये तो हत्या की वारदात है, दौलतराम के मुंह से निकला। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने पहले ही उसे बुरी तरह विचलित कर रखा था। इस नई इस नई दुर्घटना को एकाएक झेल पाने की इस नई दुर्घटना को एकाएक झेल पाने का उसमें सामर्थ्य नहीं था, जो बहुत ही भयानक और हृदय विदारक थी। उसने चाहा कि इसी पल कॉटेज से भागकर कहीं दूर निकल जाए। उसने रांची से ही चले जाने में अपनी भलाई समझी। वो पछता रहा था कि रांची क्यों चला आया। क्या वही रुपया उसे खींच लाया था जो 5 महीने पहले उसे मिला था और जिसके मिलते ही संकटों के कोड़े उस पर बरसने लगे थे। वो दौड़ता हुआ निचले कमरे में पहुंचा। उसने बत्ती बुझा दी। अपना सूटकेस और टिफिन उठाकर वो कॉटेज से बाहर निकल आया। उसने खंबे की ओर दृष्टि डाली। जिस व्यक्ति को उसने लड़खड़ाकर संभलते और रक्त रंजित रुमाल से पसीना पोंछते देखा था, वो वहां से लोप हो चुका था। दौलतराम के मन में शंका उठी कि क्या वही व्यक्ति उसके मित्र केशव चंद्र का हत्यारा था। फिर उसने स्वयं अपने मन को समझा लिया कि वो कोई भी हो, उसे उससे क्या लेना है, आगे क्या पग उठाना चाहिए। यह सोचने के लिए उसे शांति के कुछ क्षणों की जरूरत थी। एक खाली रिक्शा सामने से गुजरी तो उसने उसे रोक लिया और उसमें सामान रखते हुए रिक्शा वाले से कहा,
क्वालिटी रेस्टोरेंट चलो, और सीट पर बैठ गया। क्वालिटी रेस्टोरेंट रांची का सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट था। वहां जाकर वो आराम से सोचना चाहता था कि आगे क्या करे। केशव चंद्र के विषय में भी उसे फैसला करना था कि पुलिस को सूचना दे या न दे। क्या रांची से चुपचाप चले जाना उसके वास्ते उचित होगा? कहीं वो फिर से एक नई उलझन में तो नहीं फंस जाएगा? थोड़ी देर बाद वो बड़ी उदासीनता से क्वालिटी रेस्टोरेंट्स में प्रवेश हुआ। उदासी और अनमनेपन के कारण उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे उसके समूचे शरीर में खुजली हो रही हो। उसके माथे पर भी पसीना आ गया था। एक बैरा उसका सूटकेस और टिफिन बॉक्स खाली मेज के पास रख गया। कुर्सी पर बैठकर दौलत राम ने बैरे से कहा, गर्म कॉफी और 2 उबले हुए अंडे लाओ। बैरा ऑर्डर की सामग्री लेने चला गया। दौलत राम पिछले 5 महीनों की घटनाओं को याद करके उनका विश्लेषण करने लगा। उसका पिता 4 लाख रुपया छोड़ गया था। जिस दिन दौलत राम उस धनराशि का मालिक बना, उसके 7वें दिन वो अपने पिता की कार चला रहा था कि 2 देहातियों को कुचल दिया। एक तो मर गया, दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। यह भी अच्छा हुआ कि उसने शराब नहीं पी रखी थी। 1 साल की सजा से बचने के वास्ते उसने मृतक के परिवार को 15,000 रुपए देने पड़े और घायल देहाती के परिवार को 5,000 रुपए। इस घटना के 3 सप्ताह बाद वो कटक से भुवनेश्वर चला गया। वहां वो जिस होटल में ठहरा, अगले दिन होटल का नौजवान बैरा उसके वास्ते नाश्ता लाया। नाश्ता मेज पर रखते हुए बैरे को दिल का दौरा पड़ा। वो गिर पड़ा और गिरते हुए उसका माथा मेज के कोने से टकरा गया। बैरे के माथे से लहू बहने लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। दौलत राम पर यह आरोप लगा कि उसने बैरे के माथे पर छुरी से वार किया था, इससे कोई नस नाड़ी कट गई और वो मर गया। इस आरोप से बचने के लिए फिर रुपया काम आया। बैरे की मृत्यु की दुर्घटना दबाने के वास्ते उसका 20,000 रुपये खर्च हो गया। भुवनेश्वर के होटल की इस दुर्घटना के बाद वो पटना चला गया। वहां एक डाक बंगले में ठहरा। संयोग से उस समय एक एंग्लो इंडियन बुढ़िया भी डाक बंगले में ठहरी हुई थी। उसका अल्सेशियन नस्ल का कुत्ता बहुत मुंह जोर था। कभी कभी अचानक चुपके से हमला कर देता था। दौलत राम रात को खाना खा रहा था कि गोश्त की गंध पाकर कुत्ता उस पर झपट पड़ा। अगर दौलत राम उसके गले में छुरी न घुसेड़ देता तो कुत्ते ने उसकी बोटियां उड़ा दी होती। उसकी बुढ़िया मालकिन ने कुत्ते की हत्या पर हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगी कि उसका कैंटम नाम का कुत्ता उसके वास्ते सगे बेटे से बढ़कर था। आखिर 25,000 रुपये भेंट करके दौलत राम का छुटकारा हुआ। इन घटनाओं से घबराकर दौलत राम कश्मीर चला गया। उसने एक हाउस बोट किराए पर लिया। एक दिन उस बोट के मालिक की पत्नी दरिया में गिरी और डूब गई। इसका आरोप भी दौलत राम पर लगा कि बोट मालिक की सलोनी पत्नी पर हाथ डाला गया था और बेचारी ने अपनी लाज बचाने के उद्देश्य से हाथापाई की। तब दौलत राम ने क्रोध में आकर उसे दरिया में धकेल दिया। इस मुसीबत से बचने के वास्ते फिर वही दौलत काम आई। 35,000 रुपये देकर उसे अपनी जान और मान की रक्षा की। इस तरह 5 महीनों में पूरे 1 लाख रुपए पानी की तरह बह गए थे। अब वो अपने मित्र के पास आया था कि इन संकटों से मुक्ति पाने के लिए उसके साथ पेरिस निकल जाए। यहाँ भी एक और दुर्घटना जैसे उसके इंतजार में थी। वो डर रहा था कि कहीं उसे अपने ही मित्र की हत्या के आरोप में धरना लिया जाए। बहरा आया और उसने सामान मेज पर सजा दिया। दौलत राम ने छुरी लेकर अंडों के 2 हिस्से किए। वो उनके ऊपर नमक और काली मिर्च छिड़क रहा था कि उसने एक आवाज सुनी, क्यों जी, क्या अभी अभी यहाँ कोई दौलत राम साहब आए हैं? दौलत राम चौंक पड़ा और कांप गया। उसे भ्रम हुआ कि शायद कोई पुलिस कर्मचारी उसकी खोज में आ निकला है। मगर जिस व्यक्ति ने उसका नाम लेकर पूछा था वो पुलिस कांस्टेबल नहीं था। दरवाजे में एक फकीर खड़ा था और उसके हाथ में एक लिफाफा था। मेज पर अंडों की प्लेट और कॉफी छोड़कर दौलत राम उठा और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, मैं दौलत राम हूं। हुजूर, अपनी ये चिट्ठी ले लीजिए। फकीर ने चिट्ठी उसे थमा दी और जाने लगा। जरा सुनना, दौलत राम ने पूछा, ये चिट्ठी तुम्हें किसने दी? एक रिक्शा वाले ने। रिक्शा वाले ने?
दौलत राम चकित रह गया। आप समझे नहीं हुजूर, रिक्शा में कोई बैठा था, उसने ये चिट्ठी रिक्शा वाले को मुझे देने के लिए सौंप दी। रिक्शा वाला मेरे पास आकर 5 रुपए देते हुए बोला कि क्वालिटी रेस्टोरेंट में जाकर ये चिट्ठी दौलत राम नाम के साहब को दे दूं। 5 रुपए पाकर भला मैं कैसे इनकार कर देता। मैंने आओ देखा नताओ ये चिट्ठी लेकर यहाँ चला आया, फकीर ने लच्छेदार लहजे में बताया। रिक्शा में कौन था? सरकार, मैं उसे अच्छी तरह नहीं देख पाया, न जाने कोई मर्द था या औरत थी। 5 रुपए के नोट ने मेरी आंखों में हरियाली भर दी थी। कभी नोट को देखता और कभी रिक्शा सवार को। हुजूर, निर्धन को रुपया मिल जाए तो 7वें आकाश में पहुंच जाता है। अच्छा, मैं चलता हूं, आज चरस का दम लगाने का आनंद आ जाएगा। ये कहकर फकीर मुड़ा और सड़क की ओर चल दिया। दौलत राम 1 मिनट तक चिट्ठी थामे वहीं दरवाजे में खड़ा रहा। फिर वो पलटकर अपनी मेज के गिर्द जा बैठा। उसने चिट्ठी पर दृष्टि डाली। चिट्ठी पर उसका नाम टाइप किया हुआ था। लिफाफा सादा था और लिफाफे के एक कोने पर ये शब्द लिखे गए थे, निजी और गुप्त। दौलत राम ने लिफाफा खोला। उसके अंदर भी टाइप किया हुआ सादा कागज निकला। कागज पर अंकित था, दौलत राम, तुम दौलत पाकर मनुष्य नहीं रहे। तुम्हारी हर एक काली करतूत मेरी नजर में है। अभी 10 दिन हुए तुम भुवनेश्वर में सेठ ज्वाला प्रसाद के यहाँ एक पार्टी में शामिल थे। तुमने अवसर पाकर वहीं एक लड़की शालिमा पर दंडनीय, दोस्तों यहाँ ना कुछ मिसप्रिंटेड है, वो लड़की उस रात अपने घर नहीं पहुंची। यदि ना मिली तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ पहुंचाऊं, तुम्हें कम से कम 1 सप्ताह रांची से बाहर नहीं जाना होगा। तब तक मैं पता लगा लूंगा कि शामली पर क्या बीती। याद रखो, अगर तुम रांची से निकल भागे तो मैं तुम्हें रास्ते में ही मौत के घाट उतार दूंगा। नागराज। पत्र पढ़कर दौलत राम के हाथ कांपने लगे। उस पर संकटों उस पर संकटों का क्रम अभी टूटा नहीं था। पत्र में ठीक ही लिखा था कि 10 दिन पहले भुवनेश्वर में वो ज्वाला प्रसाद मोंगिया की पार्टी में शामिल हुआ था, मगर यह सर्वथा झूठ था कि उसने शालिमा नाम की लड़की पर दंडनीय हमला किया था। वो तो ये नाम भी पहली बार पढ़ रहा था। वो सोचने लगा कि ये नागराज कौन है। कितनी चतुराई और सफाई से वो पीछा करता रहा। इसका मतलब है कि 2 सप्ताह अब रांची में ही रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लेना चाहिए। रेस्तरां से निकलकर उसने फिर एक साइकिल रिक्शा किराए पर ली। रिक्शा वाले को होटल रंगशाला चलने का आदेश दिया। बहुत रात जा चुकी थी। उसे होटल रंगशाला की पहली मंजिल पर 112 नंबर का 3 कमरों का कक्ष मिला। इस मंजिल पर केवल अमीर लोग आकर ठहरते थे। दौलत राम अपने कक्ष के ड्राइंग रूम में बैठ गया। बहरा आया तो उससे वो बोला, मेरा टिफिन बॉक्स ले आओ, इसमें खाना भरा पड़ा है। मुझे तो यात्रा में खाने का अवसर नहीं मिला, इसे तुम खा लेना। मेरे लिए होटल से अपनी इच्छा अनुसार खाना ले आना। जो भी सबसे बढ़िया चीज बनी हो उसे खाने में अपने आप शामिल कर लेना। बहरा नौजवान था। उसकी आयु 25-30 साल की थी। उसने टिफिन बॉक्स खोला, उसमें झांकते हुए बोला, आपका खाना तो बहुत बढ़िया है, वो भी खराब नहीं हुआ। आप बेकार ही होटल का बिल क्यों बनवाते हैं? मैं इसे गर्म करके लाए देता हूँ। कहकर बहरा टिफिन बॉक्स ले गया, जिसमें साफ स्वच्छ प्लेटें भी थी और छुरी कांटा भी था। चांदी की छुरी नई शैली की थी। उसका फल नीचे से गोल और आगे से नुकीला था। छुरी का दस्ता काले हाथी दांत का था। 15-20 मिनट के बाद बैरा उसका टिफिन बॉक्स लेकर आ गया। वो खाना गर्म कर लाया था। प्लेटों में खाना डालकर उसने मेज पर सजा दिया। एक प्लेट में छुरी कांटा रख दिया। खाना खिलाने तक बैरा ड्यूटी पर बना रहा।
खाना खा चुकने पर दौलत राम ने उसे दयालु दृष्टि से देखा। कोट की जेब से अपना पर्स निकालकर उसने करेंसी नोट निकाले। 10-10 रुपयों के नोटों की 500 रुपए की नई गड्डी थी। गड्डी का पिन हटाकर उसने 20 नोट निकाले और बैरे की ओर बढ़ा दिए। बैरे की आंखों में एक चमक सी भर आई, मगर हिचकिचाते हुए उसने कहा, सरकार, इतनी बड़ी टिप? हाँ, तुम्हें मेरे इस कमरे की हर घड़ी निगरानी करनी होगी। मैं 2 हफ्ते इसी होटल में रहूंगा और कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। आप क्या कह रहे हैं सरकार? 116 नंबर कक्ष में जो सेठ ब्रह्म स्वरूप आकर ठहरे हैं, उन्होंने भी मुझे 400 रुपये देते हुए कहा था कि मुझे उनके कमरे की निगरानी करनी होगी। उन्होंने भी ये कहा था कि वो 2 हफ्ते तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्हें आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं। आज 11वां दिन है और 4 दिन बाद वो चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर दौलत राम चकरा गया। वो सोचने लगा, क्या उस नागराज ने सेठ ब्रह्मस्वरूप को भी 2 हफ्ते रांची में रहने और कहीं बाहर न जाने का हुक्म दे रखा है? दौलत राम मन ही मन सटपटा गया। उसने एक ही वाक्य में निर्णय सुना दिया, जो भी हो, तुम्हें मेरे सूट की निगरानी करनी होगी। फिर रुककर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामचंद्र, कहकर बैरे ने जूठे जूठे बर्तन टिफिन बॉक्स में रखे और धोने के वास्ते ले गया। सिगरेट का कश लगाते हुए दौलत राम ने अपनी परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ पल कुछ पल बाद उसने किसी को भारी आवाज में रामचंद्र को पुकारते हुए सुना। फिर रामचंद्र की आवाज गूंजी, आया हुजूर। इसके बाद भारी आवाज में आदेश सुनाई दिया, आने की जरूरत नहीं है, सोडे की 2 बोतलें लाओ। इसके बाद रामचंद्र के जल्दी जल्दी जाने की आवाज सुनाई दी। दौलत राम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा कि वो मौत के शिकंजे में आ चुका है। वही अकेला इस मुसीबत का शिकार नहीं था। सेठ ब्रह्मस्वरूप को भी किसी ने रांची की सीमाओं में बंदी बना रखा था। क्या उस सेठ पर भी कोई आरोप लगाकर 2 सप्ताह की नजरबंदी लागू की गई थी? उसने ऐसा क्या अपराध किया था? क्या वो भी निर्दोष है? क्या उसे भी परिस्थितियों ने परेशान कर रखा है? अचानक एक चीत्कार ने उसकी विचारधारा तोड़ दी। शायद रामचंद्र चीख उठा था। दौलत राम तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला। उसने पहली मंजिल के कमरों के दरवाजे खटखटाने और खुलने की आवाजें सुनी। कई लोग अपने अपने कमरों से निकलकर गलियारे में आ गए थे। उनमें स्त्रियां भी थी। पैरा रामचंद्र दीवार से लगा खड़ा था। उसकी सांस फूली हुई थी और घिघी बंधी हुई थी। उस मंजिल पर नियुक्त दूसरे बैरे भी दौड़े आ रहे थे। एक ने रामचंद्र से पूछा, क्या है? रामचंद्र बोल न सका। उसने उंगली से सूट नंबर 116 की ओर इशारा कर दिया, जिसमें सेठ ब्रह्मस्वरूप ठहरा हुआ था। बहुत से लोग उस सूट की ओर बढ़ गए। दौलत राम भी उनके साथ हो लिया। दरवाजे में से झांकते ही लोगों की नजर सेठ ब्रह्मस्वरूप पर पड़ी। वो खून के जौहड़ में पड़ा था। एक छुरी उसके वक्ष पर पड़ी थी। उसका पर्स उसके पेट पर धरा था। पर्स की जिप खुली हुई थी। उसमें से करेंसी नोटों के किनारे थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए थे। सेठ दीर्घकाय और भरे बदन का था। नैन नक्श मोटे थे। रंग गेहुआ और मूछें भूरी थी, जो आधी कटी हुई थी। दौलत राम की आंखें सेठ के वक्ष पर पड़ी छुरी पर जम गई। वो छुरी उसके टिफिन बॉक्स में थी। छुरी का दस्ता काले हाथी दांत का था और दौलत राम उस छुरी को पहचानता था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। हत्या का एक और भयानक अपराध उससे जुड़ चुका था। पुलिस को जब पता चलेगा कि छुरी उसकी है और उसी से हत्या की गई है, तो निश्चित है कि दौलत राम का नाम संदिग्ध हत्यारों की सूची में सबसे ऊपर होगा। तब क्या वो रांची से भाग निकले? नहीं। इस अवसर पर रांची से भागना और भी संशय पैदा कर सकता था। फिर नागराज की वो धमकी भी तो सत्य हो सकती थी
कि भाग निकलने की हालत में उसे रास्ते में ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रांची से पलायन असंभव था। वो उस शहर में नजरबंद होकर रह गया था। ये सोचकर वो बुरी तरह भयभीत हो गया। अगला दृश्य। होटल में पुलिस बुलवा ली गई। पुलिस ने आते ही जांच कार्य शुरू कर दिया। जांच के दौरान उसे बहुत सी बातें मालूम हुई। किचन से जुड़े बर्तन साफ करने वाले कमरे में रामचंद्र के एप्रन की जेब में से 400 रुपए के नोट निकले। नोट नए और करारे थे। वो नोट सेठ के पर्स में रखे नोटों की क्रम संख्या से मिलते थे। पर्स में पाए गए करेंसी नोटों का क्रम नंबर RB 28836 था। रामचंद्र के एप्रन में से निकले करेंसी नोटों का क्रम नंबर RB 29236 था। सेठ के पर्स में भी 10-10 रुपयों के नोटों की गड्डी थी और रामचंद्र के एप्रन में भी 10-10 रुपयों के नोट थे और उसी गड्डी के थे। तलाशी आगे चली। रामचंद्र के कोट की जेब में से 200 रुपए के नए करेंसी नोट निकले। वो नोट सेठ ब्रह्मस्वरूप की गड्डी की क्रम संख्या से नहीं मिलते थे। सेठ के वक्स पर पड़ी छुरी के काले दस्ते पर रामचंद्र की उंगलियों के निशान थे। होटल मैनेजर ने अपने बयान में कहा कि वो छुरी कहीं बाहर से लाई गई थी और होटल की नहीं थी। पैरे ने अपने बचाव में कहा, मेरे एप्रन में से जो 400 रुपए आपने पाए हैं वो सेठ ब्रह्मस्वरूप ने अपने कमरे की निगरानी के वास्ते मुझे दिए थे। मेरे कोट की जेब में जो 200 रुपए के नोट हैं वो उन साहब ने अपने कमरे की निगरानी के वास्ते मुझे दिए थे। ये कहते हुए उसने दौलत राम की ओर इशारा कर दिया। ये छुरी तुम कहां से लाए? इसके दस्ते पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? इंस्पेक्टर बख्तावर सिंह ने पूछा। ये छुरी भी उन साहब के टिफिन बॉक्स की है। रामचंद्र ने दोबारा दौलत राम की ओर उंगली उठा दी। मैं दौलत राम जी का टिफिन बॉक्स धोने पहुंचने के वास्ते नीचे लाया था। उसमें यह छुरी भी थी। टिफिन बॉक्स और उसके अंदर रखे बर्तन साफ करने से पहले मैं सोडे की 2 बोतलें सेठ ब्रह्म स्वरूप को देने गया था। उस वक्त वो विस्की पी रहे थे और कमरे में अकेले थे। सोडे की बोतलें लेने के बाद सेठ जी ने मुझे अंडे और चिप्स लाने का ऑर्डर दिया था। मैंने नीचे जाकर टिफिन बॉक्स साफ किया। उसे एक और रखकर मैं किचन में अंडे और चिप्स तैयार करने लगा। किचन में मुझे 10-12 मिनट लग गए। जब मैं अंडे और चिप्स देने पहुंचा तो मैंने सेठ जी को इसी तरह खून के जौहड़ में पड़े पाया। मैंने जब सेठ जी के सीने पर यह छुरी देखी तो बौखला गया। अनजाने में मैंने छुरी उठाकर देखी कि कहीं मुझे वहम तो नहीं हुआ। छुरी वही थी जो टिफिन बॉक्स के सामान के साथ थी। बस मेरा इतना ही अपराध है। छुरी के दस्ते पर मेरी उंगलियों के निशान होने की यही वजह है। इंस्पेक्टर को रामचंद्र के कथन पर विश्वास न हुआ। उसने पूछा, सेठ ब्रह्मस्वरूप और मिस्टर दौलत राम ने तुम्हें इतने रुपए कमरे की निगरानी के वास्ते दिए? ये भी कोई मानने वाली बात है? निगरानी के लिए भला इतने रुपए कौन देता है? यह कहकर उसने दौलत राम से पूछा, क्यों जनाब, ये बहरा झूठ बोलता है ना? आप ही बताइए, क्या आपने इसे 200 रुपए अपने कमरे की निगरानी के लिए दिए थे? जी हाँ। दौलत राम के मुंह से सच निकल गया। इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उसकी धारणा एकदम झूठी सिद्ध हुई थी। उसने पूछा, अपने कमरे की निगरानी के वास्ते आपने इतना रुपया कैसे झोंक दिया? क्या सेठ ब्रह्मस्वरूप को आपसे और आपको सेठ से कोई खतरा था? नहीं, मैं सेठ जी को नहीं जानता था। रही कमरे की निगरानी कराने की बात, तो आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। कहते हुए दौलत राम ने जेब में से नागराज की चिट्ठी निकालकर इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दी। इंस्पेक्टर ने चिट्ठी पढ़ी तो और भी चकरा गया। उसने पूछा, ये नागराज कौन है? दौलत राम ने संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर ने अपने पुलिस कर्मचारियों को देखते हुए कहा, सेठ साहब के कमरे की तलाशी लो। 20 मिनट तक सेठ ब्रह्मस्वरूप के कमरे की तलाशी ली गई। आखिर उसके सामान में से वो एक पत्र निकाल पाने में सफल हो गया। पत्र उसी तरह सादा कागज पर टाइप करके भेजा गया था
जिस तरह दौलत राम को भेजा गया था। टाइप का कोई भी अक्षर घिसा पिटा नहीं था। इससे पता लगता था कि वो पत्र भी नए टाइपराइटर पर टाइप किया गया था। पत्र में संदेश भी लगभग वैसा ही था जैसा दौलत राम के पत्र पर टाइप किया हुआ था। सेठ के नाम पत्र इस तरह था। सेठ ब्रह्मस्वरूप, तुम धन का बहुत दुरुपयोग कर रहे हो। तुम एक हिंसक जानवर हो। तुम्हें बहुत बुरा व्यसन लग गया है। 13-13, 14-14 वर्ष के 7 नौकर तुम्हारे घर से भाग खड़े हुए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनके भागने का कारण क्या था। 1 महीना हुआ तुम 12 साल का एक नौकर लाए। वो खून से लथपथ पाया गया, मगर तुमने उसे न जाने कहाँ भिजवा दिया। उस नौकर को खोज पाने में पुलिस असफल रही। तुमने पुलिस की मुट्ठी जो गर्म कर दी थी। इस घटना के बाद तुम रांची पहुंच गए। मैं पटना से तुम्हारा पीछा करता हुआ आया हूं। अब तुम्हें 2 सप्ताह रांची में रहना होगा। अगर इस दौरान तुम्हारा नया नौकर मल्लू ना मिला और मिल जाने पर भी उसकी हालत खराब हुई तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अगर तुमने रांची से भाग निकलने का प्रयास किया तो रास्ते में ही तुम्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा और तुम्हारा हत्यारा इस होटल में आकर ठहरेगा। नागराज। इंस्पेक्टर ने होटल के मैनेजर से पूछा, सेठ ब्रह्मस्वरूप इस होटल में कितने दिनों से ठहरे हुए थे? मैनेजर ने पहले ही रजिस्टर देख लिया था जिसमें मेहमानों के आने का दिन और समय दर्ज किया जाता है। उसने झट से बता दिया, सेठ साहब 10 दिनों से यहाँ ठहरे हुए थे। मिस्टर दौलत राम जी कब से इस होटल में हैं? दौलत राम ने स्वयं बता दिया, आज ही रात यहाँ आया हूं। इंस्पेक्टर बोला, आपके आते ही सेठ ब्रह्मस्वरूप की हत्या हो गई है। सेठ जी के नाम जो पत्र लिखा गया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इनका हत्यारा इस होटल में आकर ठहरेगा। मिस्टर दौलत राम, सेठ ब्रह्मस्वरूप की हत्या क्या आपने की है? जी नहीं। क्या आपने 200 रुपए का लालच देकर रामचंद्र से सेठ की हत्या करवाई? नहीं जनाब, मैं सेठ साहब को पहले जानता ही नहीं था। आपने मेरे नाम भेजा पत्र पढ़ भी लिया है। मुझे भी हत्या की धमकी दी गई है। दौलत राम ने घबराते हुए स्वर में अपने बचाव में दलील दी। आप जो पत्र दिखा रहे हैं वो पुलिस को धोखा देने के वास्ते भी हो सकता है। फिर अगर आपकी बात सच भी मान लें तो भी यह पत्र आपके अपराधी जीवन का भेद खोल रहा है। ये बताइए कि आप रांची कब पहुंचे? आज रात 8 बजे, दौलत राम ने बताया। आप रांची क्यों आए? किससे मिलने आए? दौलत राम इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लड़खड़ा गया। मैं अपने मित्र के पास आया था जो रेलवे इंजीनियर है। कौन? इंस्पेक्टर ने उसे संदिग्ध नजरों से घूरा। केशव चंद्र। ओह, तो आप उन रेलवे इंजीनियर केशव चंद्र से मिलने आए थे जो आज रात 8 बजे के आसपास चाकू चाकू घोंप कर मार दिए गए। इंस्पेक्टर की आवाज में बड़ा तीखा व्यंग था और उसके लहजे से यह लगता था कि दौलत राम को उसने केशव चंद्र का भी हत्यारा मान लिया था। वो बोला, बड़े दिलेर निकले आप तो। आते ही अपने दोस्त को भी ठिकाने लगा दिया और दुश्मन की भी छुट्टी कर दी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कातिल नहीं हूं। मैं तो पहले ही मुसीबतों का मारा भटकता फिर रहा हूं। आपको क्या बताऊं कि पिछले 5 महीनों से मुझ पर क्या क्या मुसीबत टूट रही है। आप कटक से मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। दौलत राम ने निराशा से टूटते हुए स्वर में कहा। इंस्पेक्टर ने एक पढ़े लिखे धनी युवक को इतनी परेशानी और निराशा से थकी आवाज में बोलते सुना तो लगा कि एकदम उस पर हत्या का आरोप मढ़ देना उचित नहीं है। मगर हालात ने उसे निर्दोष भी सिद्ध नहीं किया था। इंस्पेक्टर बोला, देखिए जनाब, मैं इस समय किसी भी हमदर्दी से काम नहीं ले सकता। मैं इतना ही कर सकता हूं कि जांच का काम पूरा होने तक आपको इसी होटल में रहने की छूट दे दूं। इसके बावजूद मेरा एक आदमी सादा लिबास में हर घड़ी इस होटल में मौजूद मौजूद रहेगा और वो आप पर निगरानी करेगा।
दौलत राम ने उसे कृतज्ञ आंखों से देखा। वो इस नए लांछन से और भी टूट गया था। उसकी आंखें विवशता के मारे पानी से भर आई। इंस्पेक्टर ने बैरे रामचंद्र को हिरासत में ले लिया। सेठ की लाश उठवाने के बाद वो रामचंद्र को अपने साथ ले गया। दौलत राम बिना किसी भागदौड़ के ही पसीने में नहा गया था। वो लड़खड़ाता हुआ अपने सूट की ओर चल पड़ा। उसका सिर फटा जा रहा था। दोनों हाथों में सिर को दबाते हुए वो चीख सा उठा, क्यों? आखिर क्यों? मैंने क्या अपराध किया है जिसका इतना कठोर दंड दिया जा रहा है? मैंने तो किसी को उंगली तक नहीं लगाई, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमेशा सदाचार वाला जीवन अपनाए रखा, फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है? अच्छा जीवन गुजारने की मेरी कोशिश को क्यों तोड़ा जा रहा है? ठीक इसी समय होटल का मैनेजर उसके कमरे में आकर बोला, मैं बाहर से आपके दर्दीले बोल सुन चुका हूं। मैं समझता हूं कि आप निर्दोष हैं। हालात आपके पक्ष में नहीं है, इस कारण मैं आपको एक सलाह देने आया हूं। दौलत राम ने कहा, कहिए। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि बिना किसी हमदर्द के जीना मेरे वास्ते कठिन हो गया है। इस घड़ी जो भी आप मुझे नेक सलाह देंगे मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। आपका दुख इस देश में सिर्फ एक आदमी दूर कर सकता है, जो अपराधियों का दुश्मन है और निरपराधों का सहारा। दौलत राम ने उत्सुकता से पूछा, वो कौन है? मेजर बलवंत। उनके नाम की देश के कोने कोने में धाक है। जब तब मैंने उनके कारनामे पढ़े हैं। मैं तो कहता हूं कि हम लोगों का सौभाग्य है जो मेजर बलवंत हमारे युग में मौजूद है और हमारे देश में पैदा हुए हैं। उस व्यक्ति की महानता का आप इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने हजारों घिनौने और विभत्स अपराधों पर से पर्दे उठाए हैं। सच्चाई ये थी कि अपने होटल में हुए हत्याकांड से स्वयं मैनेजर बौखला गया था। ऐसी घटना से होटल की बदनामी की आशंका थी और वो इस बदनामी को तुरंत दबा देना चाहता था। दौलत राम को स्वाध्याय का कोई अवसर ही नहीं मिला। इस कारण मेजर बलवंत के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। उसने इतने महान व्यक्तित्व की चर्चा सुनी तो उसे शंका भी हुई, न जाने मेजर उसकी सहायता करे न करे। उसने मैनेजर से पूछा, क्या मेजर साहब मेरी मदद करने को तैयार हो जाएंगे? मैनेजर ने उसे मुस्कुराकर देखा और बोला, वास्तव में आप मेजर बलवंत को समझ नहीं पाए। आप मेरी बात पर शायद विश्वास न करें, मगर ये एक सच्चाई है कि वो हर दुखी की पूरी मन से मदद करते हैं। अगर केस अनोखा और टेढ़ा हो तो वो जरूर उसमें हाथ डाल देते हैं। यहाँ पुलिस जांच के दौरान आपके बारे में मुझे जो जानकारी मिली है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेजर साहब इसे सुनकर जरूर इसमें दिलचस्पी लेंगे। मिस्टर दौलत राम, आप उनसे संपर्क बनाइए। इस बहाने मेरे जीवन की एक पुरानी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी। दौलत राम ने पूछा, कौन सी अभिलाषा? ये कि मेजर बलवंत को अपनी आंखों से देखूं। अगर कुछ दिन उनके आसपास रहने को मिल जाए तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैनेजर साहब, अगर मेजर साहब मेरा कष्ट दूर कर देंगे तो मैं वचन देता हूं कि उनकी जितनी भी सेवा कर सका जरूर करूंगा। रुपया पैसा मेरे पास काफी है। आप अगर उन्हें मेरी मदद के लिए बुलवा दें तो मैं आपका आभार मानूंगा। उनके आने जाने और रहने खाने का सारा खर्च मेरे ऊपर। मैं अभी जाकर ट्रंक कॉल करता हूं, कहकर होटल का मैनेजर निचली मंजिल की ओर चल पड़ा। दौलत राम सोचने लगा, संयोगों का चमत्कार देखो कि दुखियारे की मदद को भगवान भी किसी इंसान को पैदा कर ही देता है। अगला दृश्य। अगले दिन मुंह अंधेरे होटल मैनेजर ने मेजर बलवंत को ट्रंक कॉल की। फोन पर उसने खूब नमक मिर्च लगाकर सेठ ब्रह्मस्वरूप की हत्या, चर्च रोड पर रेलवे इंजीनियर केशव चंद्र की हत्या, सेठ ब्रह्मस्वरूप और दौलत राम को भेजे गए धमकी भरे पत्रों की कहानी सुनाई। मेजर ने इसका मेजर ने इस केस में अपनी हार्दिक रुचि प्रकट की। उसने स्वीकार कर लिया कि यथाशीघ्र वह रांची पहुंचने की कोशिश करेगा। उसने होटल मैनेजर को इंस्पेक्टर बख्तावर सिंह के नाम भी यह निर्देश दे दिया कि होटल और कॉटेज के जिन कमरों में हत्याएं हुई हैं वहां से किसी भी चीज को छेड़ा न जाए।
ट्रंक कॉल के बाद होटल मैनेजर ने इंस्पेक्टर बख्तावर सिंह को फ़ोन किया। जब उसने बताया कि उसके होटल में हुई हत्या की जांच के लिए मेजर बलवंत ने आना स्वीकार कर लिया है, तो इंस्पेक्टर को बहुत बड़ी खुशी हुई। वो बड़ा समझदार और कार्यकुशल पुलिस अधिकारी था। वो अपराध संसार में हमेशा जिज्ञासु के रूप में कुछ नई बातें सीखने का शौकीन रहा था। उसे विश्वास था कि मेजर बलवंत से वो कुछ सीख कर रहेगा। उसने मेजर के आने से पहले ही अपना जांच कार्य तेज कर दिया, ताकि यह सिद्ध कर दे कि वो कोई फूहड़ और आलसी पुलिस अधिकारी नहीं है। वो रामचंद्र की पत्नी से जाकर मिला तो उस महिला ने बड़ी आश्चर्यजनक बात सुनाई। कल ही उसका पति गिरफ्तार हुआ था और आज ही सवेरे किसी ने एक फकीर के हाथ उसे एक लिफाफा भिजवाया था। जब लिफाफा खोला तो वो स्तब्ध रह गया। जब लिफाफा खोला तो वो स्तब्ध रह गई। लिफाफे में चिट्ठी तो कोई नहीं थी, किंतु पूरे 1,000 रुपए के करेंसी नोट थे। बहरे रामचंद्र की पत्नी ने बताया, वो रुपया हमें शायद किसी आदमी ने भेजा है जो मेरे पति को निर्दोष समझता है। वो हमारे घर के हालात भी जानता होगा कि हमें कई महीनों से आधा उपवास करके जी रहे हैं कि हम कई महीनों से आधा उपवास करके जी रहे हैं। कमबख्त 4 बच्चे हैं और हम मियाँ बीवी। इंस्पेक्टर बोला, सुनिए, अगर आपको कोई आदमी आकर परेशान करे, वो चाहे पुलिस अफसर ही क्यों ना हो, तो मुझे फ़ोन करवा देना। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पर मेरा फ़ोन नंबर भी है। दोपहर बाद एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलने आया। उसने बताया कि वो पिछली रात चर्च रोड पर गिरजाघर के पार्क में बैठा था। उसने शाम के साढ़े तीन उसने शाम के 7:30 बजे 3 बातें देखी थी। 24-25 साल की एक लड़की केशव चंद्र के कॉटेज के पीछे गई। 7:40 पर उसने मझले कद के एक आदमी को साइकिल रिक्शा से उतरते देखा। आगंतुक कॉटेज में जाकर 2-3 मिनट बाद ही लौट आया। वो लंगड़ा रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से कॉटेज से बाहर बिजली के खंभे तक आया था। फिर एक और साइकिल रिक्शा आई। उसमें से एक नौजवान उतरा जिसके पास एक सूटकेस और एक टिफिन बॉक्स था। वो नौजवान भी कॉटेज में 5 मिनट ही रहा और लौटकर एक साइकिल रिक्शा में बैठकर चल दिया। इतने में बिजली के खंभे के सहारे खड़ा आदमी ने रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा। वो रुमाल रक्त रंजित था। रुमाल पर खून देखकर उसे न जाने क्या हो गया। वो जाने उसमें कहां से इतनी फुर्ती आ गई कि वो पलों में ही इमारत के पीछे छिप गया। जो लड़की कॉटेज में सबसे पहले गई थी, वो कॉटेज से सड़क पर आई। उसका चेहरा तना हुआ और भयभीत था। चलते चलते वो झुरझुरी लेकर कांप उठती थी। उसने भी एक साइकिल रिक्शा रोकी और चली गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुमने ये सब घटनाएं देखी तो तुम्हें कोई शक नहीं हुआ? शक तो हुआ, इसलिए तो आपको बताने आ गया। हाँ, छानबीन नहीं कर सका। आज जब सारे शहर में रेलवे इंजीनियर केशव चंद्र की हत्या और होटल रंगशाला में सेठ ब्रह्मस्वरूप के कत्ल की खबर फैल गई, तो मैंने यही उचित जाना कि जो कुछ देखा था वो आपको बता दूं। शायद आपको इस सूचना से स्थिति समझने और अपराधी पकड़ने में कोई मदद मिल सके। आपके इस सहयोग के लिए शुक्रिया। इंस्पेक्टर ने उत्सुकता से पूछना शुरू किया, आपका शुभ नाम क्या है? टेक चंद्र फ्रैंकलिन। आप काम क्या करते हैं? गिरजाघर का क्लर्क हूं। जिस लड़की को आपने सबसे पहले देखा, उसका हुलिया क्या था? उसका लिबास क्या था और कैसे घराने की लड़की जान पड़ती थी? वो मध्यम वर्ग के घराने की लड़की जान पड़ती थी। उसने हल्के पीले रंग की साड़ी बांध रखी थी। वैसे खूबसूरत थी, अच्छे बदन की थी। बालों में सीधी मांग की थी। हाथ में कोई पर्स या कोई दूसरी चीज नहीं थी। जो आदमी बिजली के खंभे के नीचे खड़ा था, उसका हुलिया कैसा था? मेरा इशारा उस आदमी की तरफ है जिसने रक्त रंजित रुमाल से अपना माथा पोंछा था। वो मझले कद का आदमी, तंदुरुस्त और मजबूत था। सूट उसका पुराना था, रंग गेहुआ था। उसकी नाक भी मोटी थी और होंठ भी मोटे थे। आंखें थोड़ी चुंधी हुई थी। इसके बाद टेकचंद फ्रैंकलिन ने जिस तीसरे नौजवान का हुलिया और सूटकेस आदि की निशानियां बताई, उससे दौलत राम का आभास मिलता था। इंस्पेक्टर को तुरंत अपनी इस भूल का आभास हुआ। होटल रंगशाला में हुई हत्या की प्रारंभिक पूछताछ में उसने दौलत राम से बहुत कम सवाल पूछे थे। इतना भी तो नहीं पूछा गया था कि दौलत राम अपने मित्र केशव चंद्र से मिलने गया था तो क्यों गया था।
इंस्पेक्टर ने टेकचंद फ्रैंकलिन का एक बार फिर धन्यवाद किया और उसे विदा कर दिया। थोड़ी देर बाद वो होटल रंगशाला जाकर दौलत राम से मिला। उसने उससे पूछा, कल रात आप केशव चंद्र की कॉटेज में गए थे और बदहवास होकर वहां से 5 मिनट बाद भाग निकले थे। इसका कारण क्या था? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने दोस्त की लाश देखकर बदहवास हो गया था। पिछले 5 महीनों से मुझे ऐसी ही कई परिस्थितियों ने घेर रखा है और मैं घबरा गया था, डर गया था। अच्छा, ये बताइए कि कॉटेज के बाहर बिजली के खंभे के नीचे आपने किसी ऐसे आदमी को देखा था जिसने जेब से रक्त रंजित रुमाल निकालकर अपना चेहरा पोंछा था? जी हाँ, मैंने देखा था उसे। उत्तर देते हुए दौलत राम को हैरानी हुई कि इंस्पेक्टर को इस रहस्य का पता कैसे लग गया। उस आदमी के बारे में आपका विचार क्या है? वो बहुत घबराया हुआ था। मेरा अनुमान है मेरे दोस्त का हत्यारा वही था। मैं अपनी जगह डरा हुआ था, इस कारण मुझे अपनी जान बचाने की चिंता ने आ घेरा। अगर वो मेरे सामने कॉटेज से निकला होता तो फिर चाहे वो उस खंबे से और भी दूर नजर आ जाता, मैं उसे पकड़वाने की कोशिश जरूर करता। इंस्पेक्टर को कुछ कुछ स्थिति का पता चल गया था। वो दो चार और प्रश्न पूछकर लौट आया। अगले दिन इंस्पेक्टर अपनी जांच में एक भी पग आगे न बढ़ पाया। पुराने सूट वाले मझोले कद के आदमी और हल्की पीली साड़ी वाली लड़की के बारे में कुछ भी न पता चला। बहरा रामचंद्र की पत्नी से भी कोई आदमी मिलने नहीं आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि हत्या हो जाने से पहले केशव चंद्र ने किसी औरत के साथ सहवास किया था। तीसरे दिन मेजर बलवंत और उसके साथी पूरी तैयारी और उत्साह के साथ रांची आ पहुंचे। होटल के मैनेजर और दौलत राम की खुशी का ठिकाना न रहा। इंस्पेक्टर बख्तावर सिंह भी मेजर के आने पर बहुत प्रसन्न था। मेजर दोपहर के बाद पहुंचा था। चाय पान के दौरान उसने होटल मैनेजर और इंस्पेक्टर से सारी घटना विस्तार से सुनी। दौलत राम की कहानी भी सुनी। इंस्पेक्टर ने अपनी 2 दिनों की भागदौड़ और टेकचंद फ्रैंकलिन से हुई बातचीत से भी मेजर को परिचित करा दिया। चाय पी चुकने के बाद मेजर बलवंत ने पहली मंजिल के सूट नंबर 116 में उस कमरे को देखा जिसमें सेठ ब्रह्मस्वरूप की लाश पाई गई थी। उस कमरे से किसी असाधारण बात की जानकारी न मिल सकी। इसके बाद मेजर ने केशव चंद्र की कॉटेज देखने की इच्छा प्रकट की। इंस्पेक्टर और दौलत राम भी मेजर और उसके साथियों के साथ केशव चंद्र की कॉटेज में पहुंचे। ऊपर के दाएं कमरे को मेजर ने बड़े ध्यान से देखा। कालीन पर लहू के बड़े बड़े धब्बे अभी तक मौजूद थे। उन धब्बों में भी अजीब से निशान थे। कालीन पर बहुत बारीक छिलके भी बिखरे हुए थे। मेजर ने झुककर एक छिलका उठा लिया। उसे देखकर उसके होंठ गोल हो गए और वो सीटी बजाने लगा। मालती और सोनिया ने मेजर को प्रश्नसूचक आंखों से देखा। मेजर ने सीटी बजानी बंद कर दी। मालती और सोनिया को देखकर मालती और सोनिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए वो बोला, तुम दोनों मेरी सीटी का कारण जानती हो? यहाँ जो खून के धब्बे हैं उनमें ध्यान से देखोगी तो तुम्हें भी कुत्ते के पंजों के निशान दिखाई देंगे। कालीन पर जो बारीक छिलके बिखरे हुए हैं वो डॉग बिस्किट के छिलके हैं। इसका मतलब है कि हत्या के समय यहाँ कोई कुत्ता भी मौजूद था। वो कुत्ता छोटी नस्ल का नहीं, बड़ी नस्ल का था। यह सुनकर होटल मैनेजर का सीना गर्व से फूल गया कि उसने मेजर को बुलवाकर कितना बढ़िया काम किया था। इंस्पेक्टर बख्तावर सिंह चकित था कि इस कमरे की जांच उसने भी बड़ी बारीकी से की थी, मगर जिस तरह मेजर बलवंत ने निशानों के सहारे घटना का वर्णन किया था वो इस बात का प्रमाण था कि जासूसी कला में मेजर अद्वितीय था। समझ में नहीं आया कि कत्ल के दौरान कुत्ता यहाँ क्या कर रहा था। वो किसका कुत्ता हो सकता था? इंस्पेक्टर ने पूछा। दौलतराम झट से बोल उठा, वो मेरे दोस्त का कुत्ता नहीं हो सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि केशव को कुत्तों से बहुत नफरत थी। क्या वो कातिल का कुत्ता था? मेजर की ओर देखते हुए इंस्पेक्टर ने पूछा। इंस्पेक्टर साहब, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या केशव चंद्र की गर्दन पर कुत्ते के दांतों या पंजों का कोई निशान था? मेजर ने पूछा। नहीं। इसका मतलब है कि केशव चंद्र से कोई ऐसा आदमी मिलने आया जिसके पास कुत्ता था और जिसे केशव अच्छी तरह जानता था।
इंस्पेक्टर साहब, आपको कुत्ते के उस मालिक को खोजने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, कुत्तों को आमतौर पर गोश्त, छिछड़े और रोटी खिलाई जाती है। दूध भी दिया जाता है। बहुत कम लोग अपने कुत्तों को डॉग बिस्किट खिलाते हैं। आप इस शहर के प्राइवेट स्टोरों से पता लगाइए कि उनके यहाँ से डॉग बिस्किट कौन कौन लोग ले जाते हैं। गिने गिने लोग ही ऐसे मिलेंगे, और वो भी ऊंचे घराने के, जो अपने कुत्तों को डॉग बिस्किट खिलाते हैं। मेजर ने खोज का इशारा दे दिया। इंस्पेक्टर एक बार फिर दंग रह गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, ये तो आज ही शाम तक पता लग जाएगा कि कौन लोग अपने कुत्तों को डॉग बिस्किट खिलाते हैं। ये भी मालूम कर लूंगा कि बड़ा कुत्ता किसके पास है। मेजर ने कहा, बस आज के दिन इतना ही काम पर्याप्त है। इसके बाद जासूस टोली होटल रंगशाला में लौट आई। रात के 7 बजे थे। क्लब रोड पर एक बंगले के दाएं फ्लैट के सामने वाले बरामदे में एक लड़की बड़ी व्यग्रता से टहल रही थी। उसकी आयु 25-26 वर्ष की थी। उसने अपने रूखे बाल लटों में गूंथ रखे थे। बदन पर बहुत ही तंग लिबास था। छोटी सी कमीज थी और शरीर से चिपकी हुई पैंट पहन रखी थी। उस लिबास के कारण वो अपनी आयु से छोटी लगने का प्रयास किए हुए थी। उसके हाथ में स्ट्रैप वाला हैंडबैग था। बरामदे में टहलती हुई वो एक बार बार रुक जाती और सड़क की ओर देखने लगती। आखिरकार वो थक कर बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गई। अपना सिर उसने बरामदे के स्तंभ के साथ टिका लिया और उसे निढाल सा हो रहा था। उसके सिर नीचे लुढ़कता गया और आंखें मुद गई। कुछ देर बाद ही 26-27 वर्ष का एक युवक गेट खोलकर बंगले में प्रविष्ट हुआ। उसने नए फैशन का लिबास पहना हुआ था। वो बंगले के दाहिने हिस्से की ओर आया। अंधेरे में कुछ देखकर वो सहसा ठिठक गया। बरामदे के स्तंभ से सिर टिका एक लड़की को उसने सीढ़ियों पर सोते हुए देख लिया था। उस लड़की को वो शायद जानता नहीं था। वो होठों ही होठों में बुदबुदाया, ये मेरे फ्लैट के बरामदे में क्यों बैठी है? युवक निर्भीक और मनमौजी स्वभाव का था। वो आगे बढ़ा। बरामदे के पास पहुंचकर उसने लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया। उसे जगाते हुए वो कहने लगा, आप यहां कहाँ सो रही हैं? क्या दिल लगी हुई? लड़की ने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। युवक ने देखा उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। वो बोल उठी, ओह, मुझे नींद आ गई। आप देव कुमार है ना? इस प्रश्न के साथ ही वो उठ खड़ी हुई। देव कुमार ने अब उसे ध्यान से देखा। लड़की आकर्षक थी। उसकी ठोड़ी बहुत प्यारी लगती थी। आंखें मोटी मोटी थी, होंठ पतले और भिजे हुए थे, जिनसे पता चलता था कि वो दृढ़ संकल्प वाली लड़की थी। लड़की कसमसाती हुई बोली, मैं। फिर मीठी हंसी के साथ बोली, बरामदे में अपना परिचय कराना कुछ अच्छा नहीं लगता। आप दरवाजा खोलिए। ओह, तो आप क्या मुझसे मिलने आई हैं? इस प्रश्न के साथ ही वो आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगा। मैं यहाँ तितलियां पकड़ने नहीं आई, आपसे मिलने आई हूं, लड़की ने उत्तर दिया। देव कुमार की हंसी निकल गई। उसे लगा कि लड़की दिलेर और निर्भीक है। उसने दरवाजा खोलकर अपने फ्लैट की बत्ती जला दी। फिर बोला, मैं भूल गया था कि तितली कभी तितलियां नहीं पकड़ा करती। आ जाइए और बताइए कि आप क्या पियेंगी। पहले सिगरेट और फिर एक कॉफी, लड़की ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। मैं अंगदा हूं, आपकी मंगेतर मीना की सहेली। देव कुमार ने जेब में से सिगरेट का पैकेट निकाला। पैकेट में से सिगरेट निकालकर उसके होठों में दे दिया। वो सिगरेट लाइटर जलाने लगा तो अंगदा ने उसके हाथ से लाइटर छीन लिया और स्वयं जलाकर सिगरेट सुलगाया। लाइटर लौटाते हुए वो बोली, क्षमा कीजिए, इसी तरह एक नौजवान ने सिगरेट लाइटर से मेरी ठोडी जला दी थी। अब मैं ऐसा अवसर आने ही नहीं देती। देव कुमार को उसकी चंचलता बहुत भली लग रही थी। वो बोला, मिस अंगदा, आप मीना की सहेली हैं, पर आपको शायद पता नहीं कि मीना अब मेरी मंगेतर नहीं रही। 8 दिन हुए उसने मेरी दी हुई अंगूठी लौटा दी है। आप बैठिए,
मैं कुछ मिनटों में कॉफी बनाकर लाता हूँ। अंगदा ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर आराम से सिगरेट के कश लगाती रही। 10 मिनट बाद देव कुमार कॉफी बना लाया। वो 2 प्याले लाया था। दोनों प्याले तिपाई पर रखकर वो अंगदा के सामने बैठ गया। उसने पूछा, आप मेरी प्रतीक्षा कब से कर रही थी? 2 घंटे से। आपने भी कमाल कर दिया। इतनी लंबी प्रतीक्षा। क्या आपको मुझसे इतना जरूरी काम था? हाँ। यह कहकर अंगदा ने पूछा, मीना ने आपके सामने मेरा नाम तो कभी नहीं लिया होगा? नहीं। मीना बड़े संकट में है। मैं जानती हूं कि उसने आपकी अंगूठी लौटाकर सगाई तोड़ डाली थी। उसी दिन से वो बेचैन थी। 3 दिन हुए, उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई है। उस रात वो 8:30 बजे मेरे पास आई थी। वो हल्के पीले रंग की साड़ी में बड़ी प्यारी लग रही थी। मेरे गले लगकर वो रोने लगी और बोली, मैं यहां से चली जाऊंगी। उसने मुझे रोने का कारण ना बताया। मैं उसे बहुतेरा पूछती और टटोलती रही, लेकिन उसने अपना मुंह न खोला। मेरे रोकने पर भी वो न रुकी और चली गई। अगले दिन मुंह अंधेरे में उसके फ्लैट पर गई तो देखा कि वहां ताला जड़ा हुआ था। उसकी पड़ोसन ने मुझे बताया कि मीना सूटकेस और अटैची लेकर कहीं चली गई थी। दोपहर को मैं फिर गई। मीना तब भी नहीं लौटी थी। मैं अपने घर पहुंची तो छोटी बहन ने मुझे एक पत्र दिया। वो मीना का भेजा हुआ पत्र था। क्या वो पत्र डाक से आया था? देव कुमार ने पूछा। नहीं। मेरी बहन ने बताया कि एक लड़का वो पत्र दे गया था। लिफाफे पर कोई मोहर नहीं थी, जिसका मतलब था कि मीना ने वो पत्र रांची से ही लिखा होगा। देव कुमार ने जिज्ञासावश पूछा, क्या वो पत्र आपके पास है? हाँ। कहकर अंगदा ने अपना हैंडबैग खोला और पत्र निकालकर देव कुमार की ओर बढ़ा दिया। देव कुमार पढ़ने लगा। प्यारी अंगदा, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गई थी। मेरे 1-2 पत्र तुम्हारे पते पर आएंगे। मेरे नाम जो भी पत्र या पार्सल आए, वो इस पते पर भेज देना। मकान नंबर 168, 8वीं गली, सती मंदिर रोड। इस कष्ट के लिए क्षमा कर देना, मीना। देव कुमार ने देखा कि जिस जगह मीना का नाम लिखा था वहां पानी की एक बूंद पड़ी हुई थी और उस कारण वो नाम कुछ फैल गया था। मीना की लिखाई को वो अच्छी तरह पहचानता था। उसने पत्र से चेहरा उठाकर पूछा, आप कह रही हैं कि मीना संकट में है? उस पत्र से तो ऐसा जान नहीं पड़ता। ये ठीक है कि वो अपने फ्लैट से जा चुकी है, मगर उसने अपना नया पता तो दे दिया। क्या आप इस पते पर मीना से मिलने गई थी? गई थी, लेकिन मकान बंद मिला और मुलाकात ना हो सकी। उस मकान में कौन रहता है? देव कुमार ने पूछा। देवकी नाम की औरत रहती है, जिसके पति ने उसे छोड़ रखा है। हम्म। तो अंगदा जी, अब बताइए कि मीना किस संकट में है? मैं जानती हूं कि वो खतरे में है। आप पत्र में मीना के नाम के अक्षर देखिए। वहां पानी की एक बूंद पड़ी है। इसका मतलब है कि पत्र लिखते समय वो रो रही थी। पत्र उसी का लिखा हुआ है, इसके बावजूद यह पत्र मीना का नहीं है। देव कुमार ने हैरानी से पूछा, ये क्या बात कही आपने? मैं समझती हूँ कि मीना को मजबूर करके ये पत्र उससे लिखवाया गया होगा। वो जरूर खतरे में है। मेरा तो अनुमान है कि पत्र में दिया गया पता भी झूठा है। वो क्यों? क्योंकि मीना इस पते पर नहीं मिलेगी। देव कुमार ने अपनी आंखें अंगदा के चेहरे पर जमा दी और बोला, मिस अंगदा, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। आपकी इस बात के पीछे जरूर कोई भेद है कि मीना संकट में है। वो रहस्य क्या है? आप सचमुच तेज दिमाग के हैं। कहकर अंगदा ने दोबारा अपने हैंडबैग में हाथ डाल दिया। उसने एक और पत्र निकाला। देव कुमार ने वो पत्र लेकर पढ़ा और बोला, ये बात है। ऐसी बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। इस पत्र में तो जालसाज रघुवर दयाल की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसे 2 महीने पहले जीवित जला दिया गया था। मीना का भला उस जालसाज से क्या संबंध? मिस अंगदा, आप मुझे ये बताइए कि 3 दिन पहले रात 8:30 बजे मीना जब आपके पास आई थी, तो वो कहाँ से आई थी?
मीना ने मुझे बताया था कि वो चर्च रोड से आई थी, अंगदा ने कहा। वही चर्च रोड जहां 3 दिन पहले रात 7:45 बजे रेलवे इंजीनियर केशव चंद्र की हत्या कर दी गई थी? हाँ। मीना चर्च रोड क्यों गई? जालसाज रघुवर दयाल के बारे में मीना को पत्र क्यों भेजा गया? अब समझा कि मीना सचमुच में संकट में फंसी हुई है। अंगदा ने तीसरी बार अपने हैंडबैग में हाथ डाल दिया। इस बार उसने एक फोटो निकाली। वो फोटो एक लिफाफे में भेजी गई थी। लिफाफा डाक द्वारा भेजा गया था और डाक खाने की उस पर मोहर अंकित थी। लिफाफे पर मीना का पता लिखा हुआ था। देव कुमार ने वो फोटो देखी। फोटो रंगीन थी। वो किसी स्वस्थ और दीर्घकाय व्यक्ति की फोटो थी। उसके नैन नक्श मोटे मोटे थे। रंग गहरा रंग गेहुआ, मूछें भरी और आधी कटी छटी थी। फोटो के नीचे फूलदार शैली में बड़े बड़े अक्षरों में ब्रह्म स्वरूप लिखा हुआ था। देव कुमार के मुंह से अनायास ही निकल गया, ब्रह्म स्वरूप? अंगदा ने पूछा, कौन ब्रह्म स्वरूप? मिस अंगदा, मामला बहुत गंभीर हो गया। शायद आपने ये खबर नहीं सुनी कि होटल रंगशाला में जिस सेठ की हत्या की गई थी उसका नाम ब्रह्म स्वरूप था। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये फोटो मीना को भेजी गई। आखिर क्यों? मिस अंगदा, मीना के नाम ये लिफाफा आपके पते पर कब आया? कल दोपहर की डाक से आया था। आज जब मुझे मीना का भेजा हुआ पत्र मिला तो मैं इस उद्देश्य से उसके लिखे पते पर पहुंची कि उसके नाम आया लिफाफा उसे दे सकूं। फिर इस संदेह के कारण मैं ये लिफाफा अपने पास रखने और खोलने पर विवश हो गई कि मीना अवश्य किसी संकट में घिर गई है। आपके पास मैं इसी विषय में सलाह लेने के वास्ते चली आई। मिस अंगदा, आप मेरे साथ इसी समय देवकी के मकान चलें। मैं तैयार हूं। शायद अंगदा वहीं हो और देवकी लौट आई हो। नहीं, अंगदा नहीं, यहां लिखा होना चाहिए था मीना। शायद मीना वहीं और देवकी लौट आई हो, अंगदा ने कहा। बात बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में एक ही आदमी ऐसा है जो हमारा मार्गदर्शन भी कर सकता है और मीना को भी संकट से उबार सकता है। सुयोग से वो रांची में है और हमारे देश का सुविख्यात जासूस है। आपने भी सुना होगा कि मेजर बलवंत हमारे इस शहर में आ चुका है। अगर मीना हमें देवकी के मकान में न मिली तो यह पत्र और फोटो हमें मेजर को सौंपकर सारी कहानी सुना देनी होगी। यह कहकर देव कुमार ने अंगदा को साथ लिया और फ्लैट को ताला लगाकर सती मंदिर रोड पर 8वीं गली के मकान नंबर 168 को चल दिया।